जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य रूप से स्वर के कितने भेद हैं। पिछले के वीडियो में श्रुतियों के आधार पर स्वरों के भेद का वर्णन हम कर चुके हैं। सामान्य रूप से स्वरों के भेद एवं विभिन्न विद्वानों के अनुसार स्वरों की संख्या। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से स्वरों के दो प्रकार माने गए हैं। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से स्वरों के दो प्रकार माने गए हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ठीक है। भारतीय संगीत में स्वरों के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए, या स्वरों के दो प्रकार माने गए हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर, जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान अर्थात निर्धारित श्रुतियों पर स्थित हो तो उसे शुद्ध स्वर कहा जाता है। जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान अर्थात निर्धारित श्रुति, ठीक है, निर्धारित श्रुति क्या है हम बतला चुके हैं। श्रुति में प्रत्येक स्वर की श्रुति संख्या निश्चित है, अर्थात चौथी पर सा प्राचीन काल में, सातवीं पर रे, नौवीं पर गा, 13वीं पर मा, 17वीं पर पा और 20वीं पर धा और 22वीं श्रुति पर नी है। ठीक है। तो चौथी, सातवीं, नौवीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति पे ये स्वरों की निर्धारित श्रुति हुआ। ठीक है। तो जब कोई स्वर अपने निर्धारित श्रुति अर्थात प्राचीन काल में चौथी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति पर स्थित है तो उसे शुद्ध स्वर कहते हैं। आधुनिक काल में पहली, पांचवी, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं और 21वीं श्रुति पर स्थित हो तो उसे शुद्ध स्वर कहेंगे। जब कोई स्वर अपने निर्धारित श्रुति अर्थात चौथी, सातवीं, नौवीं, 13वीं, 17वीं, 20वीं और 22वीं श्रुति पर स्थित हो प्राचीन काल में, और आधुनिक काल में यदि पहली, पांचवी, 8वीं, 10वीं, 14वीं, 18वीं और 21वीं श्रुति पर स्थित हो तो उसी को विद्वानों ने शुद्ध स्वर कहा है। ठीक है। शुद्ध स्वर के भी दो प्रकार हैं। शुद्ध स्वर को दूसरा नाम प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। शुद्ध स्वर को प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नोट। शुद्ध स्वर के दो प्रकार हैं। शुद्ध स्वर के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, चल स्वर और अचल स्वर। ठीक है। शुद्ध स्वर के दो प्रकार हैं, चल स्वर और अचल स्वर। शुद्ध स्वर के दो प्रकार हैं, चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर और अचल स्वर। चल स्वर, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। चल मतलब होता है चलना, ठीक है, अचल मतलब नहीं चलना। ठीक है। तो वह स्वर जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर स्थान परिवर्तन कर सकता है उसे चल स्वर कहते हैं। ठीक है। भारतीय संगीत में कोई भी स्वर है, वैसे दो ही प्रकार के, जो ऊपर की मान यहाँ रे है,
ठीक है, या कोई यहाँ तो रे तो नीचे नहीं है पाचा संगीत में। जब रे है, रे स्वर यदि नीचे की ओर आए या ऊपर की ओर आए, यहाँ तो नीचे की ओर आता है, मध्यम है जो अपने अवस्था से ऊपर की ओर स्थान परिवर्तन करता है। ठीक है, इसलिए जो स्वर अपने स्थान से चर स्थान परिवर्तन कर सकता है, अर्थात नीचे और ऊपर की ओर जा सकता है, उसे भारतीय संगीत में चल स्वर कहा गया है। जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर स्थान परिवर्तन कर सकता है उसे चल स्वर कहते हैं। इस स्वर के लिए विकृत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये इस चल स्वर के लिए पंडित सारंगदेव, पंडित सारंगदेव, पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर में चल स्वर को विकृत स्वर कहा है। चल स्वर के लिए पंडित सारंगदेव ने विकृत शब्द का प्रयोग किया है। तो चल स्वर को विकृत स्वर भी कहा जाता है। और चल स्वर के भी दो प्रकार हैं, क्योंकि कोई भी स्वर अपने स्थान से मान निर्धारित स्थान से या तो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर आएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो तीव्र, तीव्र मतलब ऊंचा होता है, और नीचे की ओर आएगा तो कोमल, कोमल मतलब नीचा होता है। ठीक है, जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करेगा उसे शुद्ध स्वर कहेंगे, और जो स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर स्थान परिवर्तन करेगा उसे तीव्र स्वर कहेंगे। तो चल स्वर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है, चल स्वर के दो प्रकार हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। चल स्वर के दो प्रकार हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर, कोमल स्वर जो स्वर अपने स्थान समझा चुके हैं, जो स्वर अपने स्थान से निर्धारित स्थान, अपने निर्धारित स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन, या सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करता है या नीचे की ओर उतरता है उसे कोमल स्वर कहते हैं। जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर उतरता है या नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करता है उसे कोमल स्वर कहते हैं। कोमल स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किया। ठीक है, कोमल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम उल्लेख राग तरंगिणी में कोमल ऋषभ के लिए किया। कोमल ऋषभ, ऋषभ, ठीक है, कोमल ऋषभ के लिए क्या, लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में कोमल स्वर का सर्वप्रथम, कोमल शब्द का सर्वप्रथम किया, और कोमल शब्द उन्होंने ऋषभ को कोमल ऋषभ के नाम से संबोधित किया। कोमल स्वर ऋषभ के लिए उन्होंने कोमल स्वर का प्रयोग किया। भारतीय संगीत में कोमल स्वरों की संख्या 4 मानी गई है। सब जानते होंगे कि भारतीय संगीत में कोमल स्वर की संख्या 4 है, रे ग ध नी। भारतीय संगीत में कोमल स्वर की संख्या 4 है, रे ग ध और नी। ठीक है, कर्नाटकी संगीत में, कर्नाटकी संगीत में एक भी कोमल स्वर नहीं है। ठीक है, कर्नाटकी संगीत में कोई भी कोमल स्वर नहीं है, वहां पर सबसे नीचे शुद्ध अवस्था होता है। ठीक है, इसलिए कर्नाटकी संगीत में कोई भी कोमल स्वर नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत में कोमल स्वर की संख्या 4 है, कर्नाटकी संगीत में कोमल स्वर वहां पे नहीं है। पाश्चात्य संगीत में वहां पर प्रत्येक स्वर चल है, वहां पर प्रत्येक स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर स्थान परिवर्तन कर सकता है। हिंदुस्तानी संगीत में कोमल स्वर अर्थात 4 ही ऐसे स्वर हैं जो अपने स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करते हैं।
बाकी जितने भी स्वर हैं वैसे वो ऊपर की ओर स्थान करते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में चार ऐसे स्वर हैं जो अपने स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करते हैं। इसे लिखने के लिए, कोमल स्वर को लिखने के लिए भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वरों के नीचे हलंत लगाते, सॉरी, स्वरों के नीचे परी लकीर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ देखे होंगे लिखने का स्टाइल, रे, गा, धा और नी, इसे लगाते हैं। तो इस लकीर को परी लकीर कहा जाता है। तो कोमल स्वर को लिखने के लिए भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वरों के नीचे परी लकीर लगाते हैं। परी लकीर लगाते हैं तथा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के अनुसार, ठीक है। उत्तर भारत में हम लोग हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य रूप से दो संगीत पद्धतियों का प्रचलन, दो स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे परी लकीर लगाते हैं। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, इस स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों में है, ठीक है। महाराष्ट्र के आसपास के जो नजदीकी राज्य है वहीं तक ये सीमित करके रह गया है पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति, क्योंकि ये स्वरलिपि पद्धति भातखंडे जी से जटिल है, ठीक है। और इन्होंने कोमल स्वर की भी संख्या अलग माने हैं, अति अति कोमल रे, अति कोमल दे, अति अति कोमल दे, उसके कोमल गा, अति कोमल गा। उन्होंने स्वर की कोमल स्वर की संख्या 3 2 5 5 और लगभग वो 9 के आसपास कोमल स्वर माने हैं और 3 तीव्र स्वर माने हैं, ठीक है। अभी मतलब वो 9 कोमल स्वर माने, जब हम स्वर पढ़ाएंगे प्रत्येक विद्वान के अनुसार स्वर की संख्या पढ़ाएंगे, कौन स्वर किस श्रुति पर स्थापित है तो वहां पर स्पष्ट कर देंगे। वो एक स्वर के जैसे रे हुआ तो रे को जैसे पांचवी पर रे है आधुनिक काल में, तो चौथी पर माने हैं कोमल रे, कोमल रे। तीसरी पर अति कोमल रे, अति कोमल रे। और तीसरी पर अति कोमल रे और दूसरी पर अति अति कोमल रे। ऐसे करके उन्होंने रे के भी कई प्रकार माने हैं, इसलिए उनका जब हम स्वर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम स्पष्ट कर देंगे। तो ये पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के अनुसार कोमल स्वर को लिखने के लिए स्वरों के नीचे हलंत लगाते हैं, रे ग ध नी, ठीक है। प्रसिद्ध है 4 उसमें भी, लेकिन वो श्रुति स्थापना किए हैं तो उस पे कुल 12 स्वर विक्की स्वर माने हैं, ठीक है, और 7 शुद्ध। रेगा धानी, ये मतलब हलंत, कोमल स्वर को लिखने के लिए स्वरों के नीचे हलंत लगाते हैं। अकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति, ठीक है। अकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में अकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन है। जिस अकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति के आविष्कारक कहें या जनक कहें, रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अकार मात्रिक स्वरलिपि के प्रचार आविष्कारक रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रचारक थे ये आविष्कार कर दिए और इस अकार मात्रिक स्वरलिपि को पूरे बंगाल में फैलाने का जो काम किया, प्रचार प्रसार करने का काम किया, वो थे यदु भट्ट।
यदुभट्ट या जदुभट्ट, जदुभट्ट, यदुभट्ट या जदुभट्ट। रविन्द्रनाथ औकार मात्रिक स्वरलिपि के आविष्कारक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को महत्व दिया जाता है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में फैलाने का श्रेय जो है यदुभट्ट या जदुभट्ट को दिया जाता है। इस स्वर औकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति का प्रचलन पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का क्षेत्र है, वहां पे औकार मात्रिक स्वरलिपि का प्रचलन अधिक है। तो औकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति को में कोमल स्वर को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भातखंडे में हुआ कि प्रत्येक स्वर के नीचे, कोमल स्वर के नीचे हम परी लकीर लगा देते हैं। बलुस्कर में क्या होगा, कोमल स्वर के हर सोजे के हलंत लगा देते हैं, तो सभी कोमल स्वर के। लेकिन औकार मात्रिक स्वरलिपि में क्या है कि प्रत्येक कोमल के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करता है। ये ध्यान रखने वाली है कि वहां औकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में प्रत्येक स्वर को सुदृढ़ करने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करता है। जैसे कोमल रे, यदि कोमल रे लिखना होगा तो वहां पर री री लिखा जाता है, और कोमल ग लिखना होगा तो वहां पर अंगा लिखा जाता है। कोमल ध लिखने के लिए द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और कोमल नी लिखने के लिए बड़ी न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पे कोमल रे के लिए री, कोमल ग के लिए अंगा, कोमल द के लिए द, और कोमल नी के लिए बड़ी न का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यदि हमें भैरवी लिखना होगा अपनी अंगा, तो वहां यहाँ सारे गामा लिखते हैं, वहां सारे गामा नहीं, स र ग म प ध न। ठीक है, ये मूल लिख दिए, ये मूल हुआ। यदि इसको अपने यहाँ भैरवी में लिखना होगा, यहाँ लिखें स, र के लिए री, सा री, ग म, प, ध के लिए द न। ठीक है, ये हो गया भैरवी। ठीक है, स री अंगा म प ध न, ये हो गया भैरवी का स्वरूप। यदि हम भैरवी लिखना चाहेंगे तो औकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में इस प्रकार लिखेंगे सातों स्वर को। इसी प्रकार भैरव में भी तो इस चीज पर लिख लेंगे सातों स्वर में, और तीव्र स्वर के लिए उसमें आगे हम ध्री, ठीक है, ध्री चिन्ह का प्रयोग करता है। अब हमें कल्याण में लिखना होगा, कल्याण में लिखना होगा तो कल्याण में लिखने के लिए क्या करेंगे, सा स र ग, अब तीव्र मध्यम है तो यहाँ पर ध्री प ध न। ठीक है, ये हो गया कल्याण में। इसी प्रकार किसी भी चार्ट में हम लिखेंगे तो ये कोमल स्वर ध्यान रखेंगे, कोमल और तीव्र के लिए किस चीज का प्रयोग करता है हम वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग, जैसे कोमल रे के लिए री, कोमल ग के लिए अंगा, कोमल धा के लिए दा, और कोमल नी के लिए बड़ी न का प्रयोग करता है। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को फ्लैट नोट कहा जाता है। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को फ्लैट नोट कहा जाता है, और उसे सूचित करने के लिए स्मॉल बी का प्रयोग किया जाता है। पाश्चात्य संगीत में कोमल स्वर को सूचित करने के लिए कोमल स्वर को फ्लैट नोट कहा जाता है, और कोमल स्वर को फ्लैट नोट बहुत बड़ा हो गया, वहां तो अगर लिखेंगे कि सी फ्लैट नोट, तब तो पूरा इतना जगह पूरा ले लेगा, सी FLAT फ्लैट एंड नोट। अब इतना लिखेंगे, इतना तो क्या हुआ, लिखना बहुत स्पेस ले लेगा, इसलिए इसको सूचित करने के लिए सी
फ्लैट, बी लगा दिए। इसका मतलब हो गया कि कोमल सा। पाश्चात्य संगीत में कोई भी अचल स्वर नहीं होता है, वहां पर प्रत्येक स्वर चल सकता है, इसलिए सी फ्लैट यदि कह देंगे यहाँ की भाषा में हम सब कह सकते हैं कोमल सा, कोमल सा। ठीक है, कोमल सा कह सकते हैं। कोमल सा उस फ्लैट नोट को पाश्चात्य संगीत, कोमल स्वर को पाश्चात्य संगीत में फ्लैट नोट कहा जाता है। फ्लैट नोट को सूचित करने के लिए बी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका तीव्र स्वर, तीव्र स्वर, ठीक है, जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊंचा होता है, ठीक है, जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे को स्थान परिवर्तन करता है तो उसे कोमल स्वर कहते हैं, और जब कोई स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर स्थान परिवर्तन करता है या अपने स्थान से ऊपर ऊंचा होता है तो उसे तीव्र स्वर कहा जाता है। तीव्र स्वर का भी सर्वप्रथम उल्लेख लोचन कीट ग्रंथ राग तरंगिणी में मिलता है। ठीक है, पीछे हम पीडीएफ में हम लिखाए थे कि संगीत पारिजात, लेकिन नहीं है। ठीक है, तीव्र स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख भी लोचन कीट ग्रंथ राग तरंगिणी में मिलता है, और वे 14 तीव्र स्वर माने हैं। लोचन लोचन जो है राग तरंगिणी में 14 तीव्र स्वर माने हैं। भारतीय संगीत, इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोचन कितने तीव्र स्वर माने हैं, शायद इस बार क्वेश्चन पूछा था, तो 14 तीव्र स्वर माने हैं। भारतीय संगीत में तीव्र स्वरों की संख्या कितनी है? एक है, और वो तीव्र स्वर कौन सा है? मध्यम है। भारतीय संगीत में तीव्र स्वरों की संख्या एक है और वो तीव्र स्वर मध्यम है। इस स्वर को दर्शाने के लिए भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर खड़ी पाई, ठीक है, जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऐसे लगा देते हैं, तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर खड़ी पाई, ठीक है, और अकार मात्रिक पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति में स्वर के नीचे उल्टा हलंत लगाते हैं। ठीक है, ये उल्टा हलंत हुआ, अगर ये सीधा हलंत हुआ और ये उल्टा हलंत हुआ, तो सीधा हलंत का प्रयोग करते हैं कोमल स्वर के लिए। ठीक है, रे में हलंत लगा दिए तो कोमल रे हो गया, और उल्टा हलंत लगाएंगे तो तीव्र हुआ, तीव्र स्वर मध्यम होता है, इसलिए मौ के उल्टा हलंत लगा दिए तो ये क्या हो गया? तीव्र मध्यम हो गया। अब इसमें भी पलुस्कर पद्धति मान यमन लिखना होगा, क्या लिखेंगे? सा रे ग म प ध नि। ठीक है, अब ये यमन हो गया। भैरवी लिखना होगा तो सा रे ग म प ध नि। अब क्या करेंगे? कोमल स्वर के लिए हलंत लगा देंगे, ये भैरवी में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आप लोग 10 ठाट को ऐसे ठाट हम पढ़ाएंगे तो कुछ लोग तो उसको लिखने की कोशिश कीजिए पलुस्कर पद्धति में, फिर हम स्वरलिपि लिखना सिखा देंगे तो फिर हो जाएगा। उसके बाद है कि आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में, ठीक है, आकार मात्रिक स्वरलिपि में तीव्र स्वर को लिखने के लिए ध्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आकार मात्रिक स्वरलिपि पद्धति में तीव्र स्वर को लिखने के लिए ध्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को शार्प कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को शार्प कहा जाता है, और इसे सूचित करने के लिए हैज चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में शार्प कहा जाता है, और शार्प को सूचित शार्प कहता है, और शार्प को सूचित करने के लिए हैच चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अचल स्वर जानते ही होंगे, अचल स्वर। तो स्वर की वह अवस्था जो किसी भी स्थिति में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे। स्वर की अवस्था वह अवस्था जो किसी भी स्थिति में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अचल स्वर कहते हैं। ठीक है, अचल स्वर कहते हैं के नाम से होता है। भारतीय संगीत में अचल स्वर की संख्या 2 है, जो सा प है। ठीक है, ये अचल स्वर जो सा प है सिर्फ अब पढ़ने के लिए रह गया, इसका प्रयोग अभी के युग में नहीं किया जाता है, क्योंकि भरत काल में अचल स्वर मतलब उस समय में क्या था? अचल स्वर था। अचल स्वर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सा, ठीक है, यदि हम सा कह दें तो सा मतलब यहाँ कोई भी अरे सा रे गा मा पा धा नी, अगर ये हम लिखते हैं सा, अगर कहे यदि सा कहे तो सा मतलब जिसका मेरा भी यही पहली काली, जैसे पहली काली कहते हैं, तो पहली काली यहाँ पर काली चलता है, पहली काली को यदि हम सा कहेंगे तो ऑल इंडिया में पहली काली मतलब सा। ठीक है, तब हुआ वो अचल। अचल मतलब अचल, पहली काली यदि मान लीजिए पहली काली को यदि हम सा मानेंगे तो पहली काली हो या सा। तो यही नहीं, बिहार में नहीं, पूरे भारत में कोई भी संगीत स्टूडेंट यदि गाएगा तो वो सा कहें तो वो पहली काली ही ध्यान में रखे, तब वो हुआ अचल स्वर। लेकिन अभी के युग में क्या है कि हमारा किसी का सी शार्प है, किसी का बी शार्प है, किसी का बी फ्लैट है, किसी का बी है, तो सा स्वर प्रत्येक का अलग अलग है। ठीक है, अचल कहाँ हुआ? अचल नहीं हुआ। अभी के युग में 2 अचल स्वर हैं, सापा, ये कहने के लिए अचल है, सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन व्यवहारिक जीवन में एक भी अचल स्वर नहीं है। सब स्वर मतलब चल रहा है, क्योंकि यहाँ आप बगल में ही हम गाते हैं सा से, हमारे पड़ोसी गा रहा है रे को सा मान के। ठीक है, कोई गा को भी लाइट से, लाइट म्यूजिक में मध्यम को सा मान के गाया जाता है। ये अचल स्वर भरत काल में थे। उस समय में सा का मतलब सा। ठीक है, सा का मतलब सा, और पूरे भारत में कहीं भी उस समय जितने भी भरत मत के मानने वाले थे, या उस समय चलन ही था यहीं का, इसलिए साप अचल कहा गया। उस समय में हारमोनियम था नहीं, हारमोनियम का आविष्कार ही हुआ है 1760 ईस्वी के आसपास। अलेक्जेंडर ड्यूवेन ने हारमोनियम का आविष्कार। उस समय में क्या था कि गुरुजी के गले में ही स्वर रहते थे, गुरुजी जितना बताए बच्चों बच्चों को उतना ही करना होता था, और सुन सुन के सा एक लगाया जाता, गुरुजी के गले में ही सा रहती थी, गुरुजी सा लगाते थे, और उस सुन सा के सुन के 2 साल 4 साल 5 साल जब हम संगीत शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें जैसे ये अभी का उस समय 12 वर्ष तक शिक्षा जो लगातार पर, उस समय संगीत शिक्षा टोटल 48 वर्ष का कोर्स होता था। प्राचीन काल में संगीत शिक्षा 48 वर्ष का कोर्स होता था। 12 वर्ष तक जो लगातार शिक्षा ग्रहण करता था उसे कहा जाता था स्नातक। ठीक है, जो 12 वर्ष तक लगातार शिक्षा ग्रहण करता था उसे स्नातक कहा जाता था। 24 वर्ष तक जो करता था उसे वसु कहा जाता था। स्नातक वसु, ठीक है, वसु यहाँ पर थोड़ा हो सकता है। उसके 36 साल तक जो करता था उसे रुद्र कहा जाता था। ठीक है, 12 साल तक जो करता था उसे स्नातक कहा जाता था। 24 साल तक लगातार शिक्षण ग्रहण करने वाले को वसु कहा जाता था। 24 साल तक
जो लगातार शिक्षा ग्रहण करता था उसे वसु कहा जाता था। और 36 साल तक जो लगातार शिक्षा ग्रहण करता था उसे रुद्र, और जो 48 साल तक कोर्स पूरा किया, पूरा पाठ्यक्रम, उसे आदित्य कहा जाता था। प्राचीन काल में संगीत शिक्षा का एक स्टूडेंट के लिए कोर्स था 48 साल। ठीक है, गुरु के नजदीक रह करके 48 साल जो शिक्षा ग्रहण करता था उसे आदित्य कहा जाता था। और जो 48 साल का कोर्स पूरा किया वही सिखाने योग्य था, क्योंकि एक ही स्वर को सुनते 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 उसका पूरा कान मतलब परिपक्व हो जाता था। कहीं से भी लगाए तो वो सा, और वो सा जो लगाता था तो वो सा यू ही नहीं, अगर 48 साल का जो जो कोर्स किया हुआ होगा उस सभी का अगर सा लगाए तो एक ही आवाज निकलती थी, चाहे ये बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, या कहीं का भी हो, सा मतलब सा। लेकिन अभी के समय में ऐसी बात ही नहीं है। एक ही बीजी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या बीए में पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग सा है। सभी के जितने भी कलाकार हैं सब सा लगाएंगे तो लगभग 50% सही है। 50% कोई सी शार्प मानेंगे, कोई सी मानेंगे, कोई बी मानेंगे, बी फ्लैट मानेंगे, जी शार्प, सबका अलग अलग सा है। इसलिए अभी अचल स्वर सिर्फ सा प कहने की बात है। अचल स्वर अभी के युग में कोई नहीं है। पढ़ने के लिए अचल स्वर कितने हैं? 2 हैं, सा और प। तो जो स्वर अब किसी भी अवस्था में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करे उसी को क्या कहते हैं? उसी को अचल स्वर कहा जाता है। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की संख्या 2 है, जो सा और प है। भारतीय संगीत में अचल स्वर की संख्या कितनी है? 2 है, सा और प। कर्नाटकी संगीत में अचल स्वर को प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, अचल स्वर को प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है विकृत स्वर। विकृत स्वर, तो स्वरों की वह अवस्था, विकृत स्वर का ऊपर हम बता चुके हैं, विकृत स्वर या चल स्वर। ठीक है, बस इतना ही है। विकृत स्वर या चल स्वर दोनों सेम है। विकृत स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख सारंगदेव ने किया, और चल स्वर मतलब सो चल सके। स्वरों की वह अवस्था जो अपने स्थान से ऊपर या नीचे की ओर अपना स्थान परिवर्तन करता है उसे भारतीय संगीत में विकृत स्वर कहा जाता है। स्वरों की वह अवस्था जो ऊपर या नीचे की ओर अपना स्थान परिवर्तन करता है उसे विकृत स्वर कहा जाता है। विकृत स्वर का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी विकृत शब्द, विकृत स्वर का सर्वप्रथम प्रयोग ऊपर ही बता चुके हैं, पंडित सारंगदेव ने किया। क्या ग्रंथ का नाम? संगीत रत्नाकर में। भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। जो रेगा मद और ध्वनि है, लिखने का चिन्ह हम ऊपर बतला दिए हैं। विकृत स्वरों का भी 2 प्रकार हैं, जो कोमल विकृत और तीव्र विकृत। वही हुआ कोमल विकृत जो अपने स्थान से नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करता है। अपने स्थान से जो नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करता है उसे, अपने स्थान से जो नीचे की ओर स्थान परिवर्तन करता है उसे कोमल विकृत कहते हैं। जो ऊपर की ओर स्थान परिवर्तन करता है उसे तीव्र विकृत कहते हैं। ठीक है, अब स्वरों की संख्या। तो सभी संगीत के जितने भी विद्वान हैं, संगीत के जितने भी विद्वान हुए हैं, शुद्ध स्वरों की संख्या 7 ही माने। संगीत के जितने भी विद्वान हुए हैं शुद्ध स्वरों की संख्या 7 ही माने हैं, लेकिन विकृत स्वरों की संख्या अपने अपने प्रकार से अपने अपने अनुसार अलग अलग माने हैं, जो इस प्रकार है। भरत, मतंग और दत्तिल। ठीक है,
भरत, मतंग और दत्तिल। भरत के पुत्र का नाम दत्तिल माना जाता है। ठीक है, भरत के पुत्र का नाम दत्तिल माना जाता है, और मतंग भी उन्हीं के भरत मत के ही अनुयायी थे, भरत मत के ही शिष्य माने जाते हैं। तो भरत, मतंग और दत्तिल 7 शुद्ध और 2 विकृत। भरत, मतंग और दत्तिल 7 शुद्ध और 2 विकृत, अर्थात टोटल 9 स्वर माने हैं। या 2 प्रकार से पूछ सकता है, कितने विकृत स्वर माने हैं, तो 2 विकृत स्वर माने हैं। कितने शुद्ध स्वर माने हैं, तो 7 शुद्ध स्वर माने हैं। टोटल कितने स्वर माने हैं, टोटल 9 स्वर माने हैं। ठीक है, पंडित वेंकट मक्खी, इनके ग्रंथ का नाम चतुर्दंडी प्रकाशिका, श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास के ग्रंथ का नाम है राग तत्व विबोध। ठीक है, राग तत्व विबोध, राग तत्व विबोध। ठीक है, श्रीनिवास का ग्रंथ है। और एक है राग विबोध, राग विबोध, ये हो गया। इस ग्रंथ के लेखक हो गए सोमनाथ। राग विबोध सोमनाथ। ठीक है, राग तत्व विबोध श्रीनिवास। तो रामामात, अच्छा सॉरी, पंडित वेंकट मक्खी, चतुर्दंडी प्रकाशिका, श्रीनिवास और भातखंडे जी। ठीक है, भातखंडे जी के कई ग्रंथ हैं। भातखंडे जी, ये दोनों तीनों विद्वान जो हैं 7 शुद्ध और 5 विकृत, अर्थात टोटल 7 5 12 स्वर माने हैं। ठीक है, वेंकट मक्खी, श्रीनिवास और पंडित भातखंडे जी 7 शुद्ध 5 विकृत, टोटल 12 स्वर माने हैं। रामामात्य, पुंडरीक विठल और श्रीकंठ। ठीक है, रामामात्य ग्रंथ का नाम स्वरमेल कलानिधि। पुंडरीक विठल, पुंडरीक विठल के ग्रंथ का नाम है रागमाला। ठीक है, नर्तन निर्णय। 3 4 ग्रंथ इनके प्रमुख हैं। ठीक है, उसका श्रीकंठ, इनके ग्रंथ का नाम है रस कौमुदी, रस कौमुदी। जब हम ग्रंथ पढ़ाएंगे तो सभी के, एक जितने भी विद्वान के ग्रंथ हैं सब हम, लेकिन अभी नोट करते जाइए आप लोग, ताकि क्या होगा, कैसे करते आपको 100 ग्रंथ तो इजी वाले याद हो जाएगा, वैसे ही 100 ग्रंथ याद हो जाएगा, सुन सुन के हैं। हाँ, श्रीकंठ के ग्रंथ का नाम है रस कौमुदी। रामामात्य, पुंडरीक विठल और श्रीकंठ, दोनों तीनों विद्वान 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर माने हैं, अर्थात टोटल 14 विकृत स्वर माने हैं। रामामात्य, पुंडरीक विठल और श्रीकंठ 7 शुद्ध और 7 विकृत, टोटल 14 विकृत स्वर माने हैं। पंडित लोचन, ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थे ये। इनके ग्रंथ का नाम बता चुके हैं, राग तरंगनी। ठीक है, तरंगिनी। ठीक है, राग तरंगिनी के लेखक लोचन है। एक इनसे मिलता जुलता ग्रंथ है राज तरंगिनी। ठीक है, राज तरंगिनी। ठीक है, राग तरंगिनी लोचन और राज तरंगिनी कल्हन। ठीक है, कल्हन। और एक है ठुमरी तरंगिनी, ठुमरी तरंगिनी, ये है राजा भैया पूंछ वाले। पूंछ वाले। ठीक है, पूंछ वाले इनका गांव का नाम था। पूंछ, पूंछ इनके गांव का नाम था। ज्यादा फेमस हो गए तो पूंछ वाले, पूंछ वाले से अभी भी हम कहते हैं ना, बिहार वाले, यूपी वाले, कोलकाता, बंगाल वाले,
चाहे जहाँ के भी वाले लगा देते हैं। उसी इनके गांव का नाम था पूंछ और ज्यादा फेमस हो गए इसलिए उनको राजा भैया पूंछ वाले अर्थात इनके गांव के नाम से ही लोग पुकारने लगे, राजा भैया पूंछ वाले, राजा भैया इन्हीं के नाम से फेमस हो गए। इनका मूल नाम राजा भैया था। तो राग राग तरंगिणी के लेखक लोचन, राज तरंगिणी के लेखक कल्हन और ठुमरी तरंगिणी के लेखक राजा भैया पूंछ वाले थे। तो लोचन ने अपने ग्रंथ में क्या राग तरंगिणी में 7 शुद्ध और 9 विकृत अर्थात 9 7 16 टोटल स्वर माने। पंडित सारंगदेव और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित सारंगदेव और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर माने। पंडित सारंगदेव और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर 7 शुद्ध और 12 विकृत है, ठीक है, अर्थात 12 7 19 स्वर टोटल माने। पंडित सारंगदेव और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर 7 शुद्ध और 12 विकृत अर्थात 19 स्वर माने। सोमनाथ, ठीक है, राग विबोध, राग विबोध, विबोध, राग विबोध सोमनाथ, राग तत्व विबोध, विबोध, राग तत्व विबोध श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास, श्रीनिवास के ग्रंथ का नाम राग तत्व विबोध, ठीक है, और राग विबोध सोमनाथ। तो सोमनाथ 7 शुद्ध और 15 विकृत स्वर माने, ठीक है। उसके बाद पंडित लोचन, लोचन जो है 7 शुद्ध और 22 विकृत, ठीक है। लोचन जो माने हैं 7 शुद्ध और 22 विकृत, सबसे अधिक विकृत स्वर यही माने हैं। लोचन के ग्रंथ का नाम संगीत पारिजात, सॉरी लोचन नहीं, अहोबल, अहोबल जो है 7 शुद्ध और 22 विकृत, अहोबल के ग्रंथ का नाम संगीत पारिजात है। इसमें उन्होंने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर माने, टोटल 29 स्वर माने। अगला है वादी स्वर, जानते हैं वादी स्वर, राग के प्रमुख स्वर को वादी स्वर कहा जाता है, ठीक है, राग के प्रमुख स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। संगीत समय सार, ठीक है, इसके लेखक हैं पार्श्वदेव, पार्श्वदेव, राग के प्रमुख स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। प्राचीन समय में जाति गायन किया जाता था, उस समय जाति के प्रमुख स्वर होता था, ठीक है, जाति के प्रमुख स्वर को अंश स्वर कहा जाता था, ठीक है, जाति के प्रमुख स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। वर्तमान समय में राग का गायन किया जाता है, इसलिए राग के प्रमुख स्वर को वादी स्वर कहा जाता है। संगीत समय सार में पार्श्वदेव ने राग रूपी राज्य में, अर्थात उन्होंने क्या कहा कि राग को एक राज्य मान लिया, तो राग रूपी राज्य में वादी स्वर को कहा ये राजा है, ठीक है। तो राजा की पदवी दिया गया है किस ग्रंथ में, संगीत समय सार में, लेखक हो गए पार्श्वदेव। इसी का ग्रंथ का श्लोक है, प्रच्छादनियो वादी लोप्यो समनाक स्पर्श स्वरस्य, प्रच्छादनियो वादी लोप्यो व मनाक स्पर्श स्वरस्य,
किसी भी राग के वादी स्वर पे ही राग का सौंदर्य एवं गायन समय निर्भर करता है। ठीक है? किसी भी राग का प्रमुख स्वर जो होता है वादी स्वर होता है, और वादी स्वर पे ही राग का संपूर्ण स्वरूप निर्भर करता है, सौंदर्य निर्भर करता है। गायन समय किसी भी राग के वादी संवादी को हम जान करके उसका गायन समय का एक अनुमान लगा सकते हैं, जो हम आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है? किसी भी राग के वादी स्वर पर ही राग के सौंदर्य एवं गायन समय निर्भर करता है। भारत के समय जाति के प्रमुख स्वर को अंश स्वर कहा जाता है। ऊपर हम बतला चुके हैं कि प्राचीन समय में जाति का गायन किया जाता था, इसलिए उस समय जाति के प्रमुख स्वर को अंश स्वर कहते हैं। ठीक है? अभी के समय में राग का गायन किया जाता है, इसलिए राग के प्रमुख स्वर को वादी स्वर कहते हैं। ठीक है? यहीं तक रहने दिया, आगे वीडियो में हम संवादी स्वर से बता देंगे। जय हिंद। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद। इन करते हैं।